अल्ट्रा 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स के अध्याय 6 ऊर्जा के स्रोत को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, वो आखिर आती कहाँ से है? मतलब हमारी कारों से लेकर हमारे फोन और घरों तक हर चीज को तो एनर्जी चाहिए। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि हमारी शक्ति का स्रोत क्या है और उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, हर एनर्जी सोर्स के साथ ना एक कहानी जुड़ी होती है। एक तरफ है पावर की कहानी और दूसरी तरफ उस पावर को पाने की कीमत की कहानी। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी एक फंडामेंटल बात को समझते हैं। हम लोग असल में ऊर्जा या एनर्जी को बना नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। हम उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब चाहे हम कोयला जला रहे हों या सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हों, हम बस प्रकृति में पहले से मौजूद शक्ति को अपने काम लायक बना रहे हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमें लगातार ऊर्जा की ज़रूरत क्यों है। फिर बात करेंगे पारंपरिक शक्ति और उससे जुड़ी समस्याओं की। उसके बाद पवन और जल की शक्ति को समझेंगे और फिर देखेंगे कि सूर्य से हमें कैसे शक्ति मिलती है। और आखिर में हम अपने ऊर्जा के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, ये तो साफ है कि हमें लगातार एनर्जी की जरूरत है, पर असली सवाल ये है कि सही सोर्स कौन सा है। बात सिर्फ एनर्जी पाने की नहीं है, बात है सही तरह की एनर्जी पाने की। और यहीं से हमारी एनर्जी की कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए, मोटे तौर पर हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। एक तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय। ये वो स्रोत हैं जो सीमित हैं, मतलब एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, जैसे कोयला और पेट्रोल। और दूसरी तरफ है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय स्रोत। ये वो हैं जो कुदरती तौर पर फिर से बन जाते हैं या कभी खत्म ही नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। हमारा पूरा भविष्य इसी बात पर टिका है कि हम इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी फ्यूल को अच्छा या बुरा कैसे कहें। इसके लिए कुछ पैमाने हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। एक अच्छे फ्यूल सोर्स में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, वो कम मात्रा में ज्यादा एनर्जी दे। दूसरी, वो आसानी से मिल जाए। तीसरी, उसे स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। और हाँ, सबसे जरूरी, वो सस्ता भी हो, इकोनॉमिकल हो। तो चलिए, इन्हीं पैमानों पर अपने सारे विकल्पों को तोल कर देखते हैं। तो अब बात करते हैं एनर्जी की दुनिया के उन पुराने महारथियों की, यानी हमारे पारंपरिक स्रोत, जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनके साथ कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें भी जुड़ी हुई हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हमारी आज की सच्चाई है। ये जो पाए चार्ट दिख रहा है ना, ये साफ साफ बता रहा है कि हम अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए कितना ज्यादा कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं। और सच कहूं तो यही निर्भरता आज हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। तो फॉसिल फ्यूल्स की कहानी एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ इसके फायदे हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी और स्थापित है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू काफी डरावना है। इससे होता है भयंकर एयर पोल्यूशन, निकलती हैं ग्रीन हाउस गैसें जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये खत्म हो रहे हैं। चलिए अब एक ऐसे एनर्जी सोर्स की बात करते हैं जो एक छोटे से एटम के अंदर छिपी हुई बेहिसाब ताकत का वादा करता है। ये मशहूर इक्वेशन तो सबने देखी होगी, E = mc², आइंस्टाइन का दिया हुआ। यही वो फॉर्मूला है जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे का राज खोलता है। ये बताता है कि कैसे जरा से मास यानी द्रव्यमान को कितनी ज्यादा एनर्जी में बदला जा सकता है। तो देखो, न्यूक्लियर एनर्जी पाने के दो तरीके हैं। पहला है न्यूक्लियर फिशन यानी विखंडन। इसमें हम एक भारी एटम जैसे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी निकलती है। आज के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो इसी पर काम करते हैं। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी संलयन। इसमें हम दो हल्के न्यूक्लियस को जोड़कर एनर्जी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सूरज करता है। फ्यूजन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर फिलहाल ये टेक्नोलॉजी हमारी पकड़ से बाहर है। लेकिन इतनी ताकत के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी अपने साथ बहुत बड़े खतरे भी लेकर आती है। सबसे बड़ा डर तो किसी एक्सीडेंट का है जिससे रेडिएशन लीक हो सकता है। और उससे भी बड़ी चुनौती है इसके कचरे की,
जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है उसे सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना लगभग नामुमकिन है। ये कचरा हजारों लाखों साल तक खतरनाक बना रह सकता है। तो ठीक है, पारंपरिक स्रोतों की समस्याएं तो हमने देख ली। अब चलिए कुछ साफ सुथरे क्लीन ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रकृति के दो सबसे ताकतवर एलिमेंट से, पानी और हवा। हाइड्रो पावर यानी पानी से बनने वाली बिजली। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। होता क्या है कि एक बड़े से डैम के पीछे बहुत सारा पानी जमा किया जाता है। इस रुके हुए पानी में होती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब इस पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और बस बिजली बन जाती है। अब हाइड्रो पावर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं होता और रिन्यूएबल भी है। एक बार डैम बन गया तो बिजली बनाने का खर्चा काफी कम आता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी है। डैम बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे न जाने कितने जंगल और गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पानी के बाद अब बारी है हवा की ताकत की। पवन चक्की का आइडिया तो सदियों पुराना है, लेकिन आज की जो मॉडर्न विंड टर्बाइन्स हैं वो इस आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गई हैं। ये जो विशाल पंखे जैसी मशीनें होती हैं, ये हवा की काइनेटिक एनर्जी को पकड़कर सीधे बिजली में बदल देती हैं, और वो भी बिना किसी प्रदूषण के। तो विंड एनर्जी एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। पहली बात तो ये कि विंड फार्म्स के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, करीब 1 मेगावाट बिजली के लिए 2 हेक्टेयर जमीन। दूसरी दिक्कत ये है कि ये तभी काम करती हैं जब हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज चल रही हो। और हाँ, इनको लगाने और मेंटेन करने का शुरुआती खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। चलिए अब हम उस एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ते हैं जो इस धरती पर लगभग हर चीज की जान है, हमारा सूरज। देखते हैं कि हम इस अनलिमिटेड पावर सोर्स का इस्तेमाल सीधे तौर पर कैसे कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का सबसे सीधा और सरल इस्तेमाल है गर्मी पैदा करने के लिए, जैसे कि ये सोलर कुकर। इसका डिजाइन बहुत सिंपल है। ये एक बॉक्स है जो सूरज की किरणों को अंदर ट्रैप कर लेता है। अंदर का हिस्सा काला पेंट किया होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी सोखे, और बस इतनी ही गर्मी से आप बिना किसी गैस या लकड़ी के खाना पका सकते हैं। कमाल है ना? लेकिन सोलर एनर्जी का असली जादू छिपा है इन सोलर सेल्स में। ये सिलिकॉन जैसे एक स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं और इनमें एक कमाल की खूबी होती है। जैसे ही इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ये सीधे बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। कोई टरबाइन नहीं, कोई जनरेटर नहीं, सीधा रोशनी से बिजली। इसी को फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बनता है एक सोलर पैनल, जो आजकल हमें कई घरों की छतों पर देखने को मिल जाता है। सोलर पैनल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो मेंटेनेंस का झंझट बहुत कम है। और ये दूर दराज के इलाकों के लिए तो वरदान जैसे हैं, जहां बिजली की लाइनें नहीं पहुंच सकती। लेकिन इनकी भी कुछ कमियां हैं। इन्हें बनाने का प्रोसेस बहुत महंगा है। इनमें लगने वाला सिलिकॉन बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जो आसानी से नहीं मिलता। और फिलहाल इनकी एफिशिएंसी यानी बिजली बनाने की क्षमता दूसरे स्रोतों के मुकाबले थोड़ी कम है। तो ठीक है, हमने फॉसिल फ्यूल से लेकर पानी, हवा और सूरज तक की बात कर ली, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हमारा एनर्जी का भविष्य कैसा होगा? चलिए देखते हैं कि इस रेस में और कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। देखिए, हमारी एनर्जी की तलाश अभी भी जारी है। साइंटिस्ट्स और भी कई ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि बायोमास, जिसमें पेड़ पौधों और जैविक कचरे से एनर्जी बनाई जाती है, या फिर टाइडल एनर्जी, जो समुद्र की लहरों की ताकत का इस्तेमाल करती है, और जियोथर्मल एनर्जी भी है, जो धरती के अंदर की गर्मी से बिजली बनाती है। ये सब दिखाता है कि हमारा भविष्य शायद किसी एक एनर्जी सोर्स पर नहीं, बल्कि इन सबके एक स्मार्ट मिक्स पर निर्भर करेगा। और आखिर में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। कोई भी एनर्जी सोर्स परफेक्ट नहीं है। हर एक की अपनी कीमत है। कोई पर्यावरणीय कीमत वसूलता है, कोई सामाजिक, तो कोई आर्थिक। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। असली सवाल ये है कि हम अपने आने वाले कल को रोशन करने के लिए कौन सी कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस पे सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।